आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। आज ईरान अमेरिका की जंग को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के सामने सीजफायर का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वो उस पर तब तक कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के साथ मिलकर मिलिट्री अलायंस नाटो से बाहर आने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि वो नाटो से बाहर निकलने पर बहुत सीरियसली विचार कर रहे हैं। इन खबरों के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के राष्ट्र के नाम उस संदेश पर जा टिकी हैं जो वो आज रात देने वाले हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका की मदद की जो अपील थी उसे ठुकरा दिया है। इससे ट्रंप खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान से जंग में अमेरिका को जो टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या फिर ना खुले, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। हॉर्मुज बंद होने का असर जिन देशों पर पड़ रहा है वो इसे खुलवाएं, खुद खुलवाएं। हालांकि ट्रंप की धमकियों का यूरोपीय देशों पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग से ब्रिटेन का कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटेन अपने हितों को ध्यान में रखकर तमाम फैसले लेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए जंग खत्म करने के बाद ही कोई बात होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रों ने भी कहा है कि जंग तुरंत रुकनी चाहिए, तुरंत सीजफायर होना चाहिए। जब तक हमले जारी रहेंगे तब तक फ्रांस इसमें नहीं पड़ने वाला। यानी अब कुल मिलाकर अमेरिका इस जंग में अलग थलग पड़ गया है और इसीलिए ट्रंप जंग जल्द खत्म होने की बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स को ट्रंप के बयानों पर शक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जंग और तेज होगी और फिर इसका असर दुनिया पर क्या होगा? क्या पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी? दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा? आज इन तमाम सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। मीटिंग में और क्या क्या हुआ, हमारे देश में जेट फ्यूल और कमर्शियल गैस की कीमतें क्यों बढ़ी, ये सब मैं आपको बताऊंगी आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान पर अमेरिका के लेटेस्ट अटैक की खबर से। आज अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर 250 से ज्यादा हवाई हमले किए। ईरान में अमेरिका ने राजधानी तेहरान के साथ साथ पोर्ट सिटीज, बुशर बंदर अब्बास के अलावा चार महल और बख्तियारी शहरों पर भारी बमबारी की। बुशर में अमेरिका ने मौसम विभाग के सेंटर पर बम गिराए तो बंदर अब्बास में शहीद हगानी पोर्ट पर जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा सेंट्रल ईरान के इस्फान में आज अमेरिका ने फिर से हवाई अटैक किए। आज अमेरिकी जेट्स के निशाने पर इस्फान की मुबारक स्टील प्लांट था। इस्फान के स्टील प्लांट के अलावा आज इजराइल और अमेरिका ने चार महल और बख्तियारी में भी मुबारक की सहयोगी कंपनी सफेद दाशत स्टील के कारखानों पर बम बरसाए। आज अमेरिका ने ईरान के जिस बंदर अब्बास पोर्ट पर हवाई हमले किए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी करीब है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर का नेवल हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में इंडस्ट्रियल और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि तेहरान में आज अमेरिका ने अपनी पुरानी एम्बेसी पर भी बम गिराए। अमेरिका ने यह एम्बेसी 1979 में बंद कर दी थी। इस एम्बेसी से अपने स्टाफ को निकालने के CIA ने 1980 में एक नाकाम ऑपरेशन भी किया था। ईरान में से इस्लामिक क्रांति की एक विरासत के तौर पर देखा जाता था। तेहरान के अलावा अमेरिका ने जंजन में एक मस्जिद पर एयर टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। इस जबरदस्त बमबारी के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनसे सीजफायर की अपील की है, लेकिन उन्होंने ईरान से कहा है कि पहले उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा, तभी सीजफायर की अपील पर अमेरिका विचार करेगा। तब तक बमबारी जारी रहेगी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का मिलिट्री मिशन करीब करीब पूरा हो चुका है। The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think 3 with weeks. 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks, Because then it there's would no be reason possible. for us to do this. Definitely. Look, problem with the strait, a guy can take a mine
drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. Now, it's possible that we'll make a deal before that. डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में युद्ध को खत्म कर देगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि हां, 2-3 हफ्तों में अमेरिका का काम पूरा हो जाएगा। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, तो वो अभी बहुत रिस्की है। कोई छोटी सी बारूदी सुरंग, कोई रॉकेट या एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी तबाही मचा सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका ये रिस्क नहीं लेगा, या कोई और देश ले, क्योंकि जरूरत उनकी है। स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा कि शायद अमेरिका के युद्ध रोकने के बाद दूसरे देश आगे आ सकते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ अच्छी बातचीत होने का दावा भी दोहराया और कहा कि उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए यह जंग शुरू की थी और यह टारगेट पूरा हो गया है और बाकी का काम भी अगले 2 हफ्तों में पूरा हो जाएगा और शायद तब तक ईरान से डील भी हो जाए। तो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध 2-3 हफ्ते में खत्म हो सकता है, लेकिन अमेरिकी मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो इससे बिल्कुल उलट संकेत दे रही हैं। अमेरिका ने अपना तीसरा नौसैनिक बेड़ा मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश मिडल ईस्ट पहुंचने वाला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में तैनात है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश के साथ अमेरिकी नौसेना के 3 डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज भी मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका के 12 A-10C थंडरबोल्ट विमानों को ब्रिटेन के लेकिनहीथ एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि थंडरबोल्ट विमान मिडल ईस्ट में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए ब्रिटेन के पड़ाव पर पहुंचे हैं। इनका अगला ठिकाना जॉर्डन या फिर सऊदी अरब हो सकता है, क्योंकि थंडरबोल्ट विमान जमीनी अभियान में क्लोज एयर सपोर्ट के काम आते हैं, जो दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। ये रॉकेट, मिसाइल और बम की मदद से जमीन पर ऑपरेशन कर रहे सैनिकों की मदद करता है। अमेरिकी एयरफोर्स के 188 प्लेन पहले से ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पार्ट है। अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी को भी भूमध्य सागर में जिब्राल्टर के पास सैनिकों को एक जंगी जहाज में ट्रांसफर करते हुए देखा गया है। ईरान ने भी आज क्लियर कट कर दिया कि उसने अमेरिका के सामने सीजफायर का कोई प्रपोजल रखा ही नहीं, न ही अमेरिका से कोई बात हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक लफ्जों में बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है और ईरान लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपने ऊपर बमबारी के जवाब में ईरान ने आज भी इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और इतने ही ड्रोन से हमला किया है। ईरान के हमले का निशाना यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, बहरीन, कुवैत, इराक और कतर बने। हालांकि सबसे ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर ही गिरी। ईरान ने आज इजराइल पर पिछले 3 हफ्तों का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक बोला। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल की टेलीकॉम कंपनियों और हथियार बनाने के कारखानों को टारगेट किया है। ईरान के हमलों से इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, नेगेव और डिमोना शहर में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने आज सऊदी अरब पर भी 10 ड्रोन्स और 8 मिसाइलों से अटैक किया। सऊदी अरब में ईरान के निशाने पर राजधानी रियाद और पूर्वी इलाके के ऑयल फील्ड थे। हालांकि सऊदी अरब ने ईरान के हमलों से किसी नुकसान की खबर नहीं दी। ईरान ने सऊदी अरब के पड़ोसी इराक पर आज जबरदस्त अटैक किया है। इस हमले से इराक में ब्रिटिश ऑयल कंपनी कैस्ट्रॉल के ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है। इराक की सरकार ने बताया कि ईरान का एक ड्रोन
इब्रिल मोसूल रोड पर कैस्ट्रॉल के एक वेयरहाउस पर ही गिरा, जिससे वहां भयंकर आग लग गई। ईरान ने इराक के साथ लगे कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी पर भी भयंकर हमले किए। युद्ध शुरू होने के बाद से आज ईरान ने कुवैत सिटी के एयरपोर्ट पर 7वीं बार हमला किया, जिसके बाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। बहरीन पर भी ईरान के हमले जारी रहे। आज बहरीन में ईरान ने अमेरिकी कंपनी अमेजॉन की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। बहरीन की सरकार ने कंफर्म किया कि बहरीन में अमेजॉन की बिल्डिंग पर ईरान का ड्रोन गिरा। इसके अलावा ईरान ने बहरीन की संचार कंपनी बेटल्को के ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। बेटल्को अमेजन के साथ बहरीन में ज्वाइंट वेंचर भी चलाती है। जानकारों का कहना है कि ईरान ने अमेजन वेब सर्विस के डेटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया, क्योंकि इनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। ईरान के हमले के बाद बहरीन में अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन ठप हो गया। आज ईरान ने पर्शियन गल्फ में एक और तेल टैंकर पर हमला किया। यह टैंकर कतर का था। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने उसके टैंकर पर हमला बोला है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने कतर एनर्जी कंपनी के टैंकर्स पर 3 मिसाइलें दागी थी। इनमें से 2 मिसाइलें टारगेट पर नहीं पहुंच सकी, पर तीसरी मिसाइल टैंकर को नुकसान पहुंचाने में सफल रही। इसके बाद टैंकर पर सवार क्रू मेंबर्स को उसमें से निकाला गया। पनामा में रजिस्टर्ड इस टैंकर का संबंध अमेरिका से ही बताया जा रहा है। इसी वजह से ईरान ने टैंकर पर हमला किया था। कतर की सरकार ने ईरान से अपील की है कि वो सिविलियन ठिकानों को निशाना न बनाए, ऐसे लोगों को टारगेट ना करे जिनका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के साथ साथ ऑयल फैसिलिटीज पर ईरान के हमलों की वजह से दुनिया भर में तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। एशिया और यूरोप के बाद अब तेल और गैस का संकट अमेरिका तक भी जा पहुंचा है। अमेरिका में पेट्रोल के दाम $4.5 पर गैलन तक पहुंचे हैं, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। तेल के दाम बढ़ने के बाद अमेरिकी जनता प्रेसिडेंट ट्रंप को कोस रही है। उन्होंने महंगाई घटाने का वादा कर चुनाव जीता था, लेकिन अब ईरान से युद्ध छेड़कर सभी घरों के बजट बिगाड़ दिए हैं। अब चुनाव में सोच समझकर वोट करना होगा। I think it's crazy. It's crazy high, and I used to spend like pretty much $35-40 to fill my tank, the whole car tank, and now it's going about 50-60. Yes, I think the war that is happening is doing a huge impact on gas prices. And I don't want to say names, but who we vote for we really matter when we talk about that. So I think we need to really take that time to think about our power to use to vote. It's just $4 a gallon, $4.20 some places. You know, it's already kind of hard to live out here in society. I'm a DoorDash deliverer. I deliver for DoorDash, so I need my car to work to drive people deliver their food. So that kind of, you know, the money I make, majority of the money I make doing that, I have to put it back in my car. Yes, I have to spend money that I could spend on something else, like stuff that I want to do with my kids. Like I have to limit that now because of funds. I have to pay more funds for gas throughout the week. Man, the gas, if you see, it's too expensive now. Thank God I got these 4 selling. This car is so cheap. So probably I can waste like $30 in this car. But I got another car to 6 cylinders, and that was expensive to put gas in there. So that's why I used this car. तेल की क्राइसिस से लगभग पूरी दुनिया परेशान है। जो देश अपना ज्यादातर तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं, उन सबके बजट बिगड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के युद्ध से जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत का 90% फ्यूल इंपोर्ट करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। इसलिए स्ट्रेट बंद होने से ऑस्ट्रेलिया को इमरजेंसी स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तेल के बढ़ते दाम का बोझ जनता पर ना पड़े, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी 50% घटा दी है। ट्रकर्स के लिए रोड टैक्स खत्म कर दिया है। राष्ट्र के नाम संदेश में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि तेल का यह संकट लंबा चलेगा और इसलिए जनता भी ईंधन बचाने की कोशिशों में अपना योगदान दे।
The war in the Middle East has caused the biggest spike in petrol and diesel prices in history. Australia is not an active participant in this war, but all Australians are paying higher prices because of it. And the reality is, the economic shocks caused by this war will be with us for months. And if you're hitting the road, don't take more fuel than you need, just fill up like you normally would. Think of others in your community, in the bush and in critical industries. And over coming weeks, if you can switch to catching the train or bus or tram to work, do so. The months ahead may not be easy. I want to be upfront about that. No government can promise to eliminate the pressures that this war is causing. I can promise we will do everything we can to protect Australia from the worst of it. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपने देश की जनता को बता रहे थे कि युद्ध का ऑस्ट्रेलिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनकी सरकार ने लोगों पर प्रेशर कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आम जनता को भी इस मुश्किल से निपटने में मदद करनी होगी। अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलियंस से अपील की कि पेट्रोल डीजल की जमाखोरी ना करें, जहां तक संभव हो ट्रेन और बस से सफर करें। तो पहले यूक्रेन और अब मिडल ईस्ट के युद्ध से यूरोप की हालत खस्ता होती जा रही है। यूरोप में अगले 2 से 3 हफ्तों में तेल और गैस के बड़े संकट की वार्निंग दे दी गई है। जेट फ्यूल खत्म होने की आशंका भी जताई जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने अपने वर्कर से कहा है कि वो इस हफ्ते वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ियां कम चलाएं, जरूरत होने पर ही सफर पर निकलें और एनर्जी कंजर्वेशन करें। यूरोप के हवाई अड्डों ने एयरलाइंस से इमरजेंसी प्लान बनाने के लिए कहा है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जेट फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह से ठप होने का अंदेशा है, जिसके बाद जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने अपने 20 एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर सकती है। यूरोप में पिछले 1 महीने में जेट फ्यूल के दाम 50% बढ़ चुके हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक मिडल ईस्ट से ब्रिटेन को जेट फ्यूल की आखिरी सप्लाई इस हफ्ते पहुंच जाएगी। इसके बाद का कोई ऑर्डर नहीं है। जेट फ्यूल के संकट का असर यूरोप की लगभग सभी एयरलाइंस पर पड़ेगा। जेट फ्यूल के अलावा तेल और गैस के बढ़ते दाम से यूरोप की आर्थिक विकास पर भी ब्रेक लगने लगा है। जर्मनी ने अपने ग्रोथ रेट के फोरकास्ट में 50% की कटौती की है। फ्रांस की तेल कंपनी टोटल एनर्जी ने फ्यूल प्राइसेस को फ्रीज कर दिया है, लेकिन यूरोपियन कमीशन ने सभी देशों से कहा है कि वो इमरजेंसी से निपटने के लिए ज्वाइंट प्लान बनाएं। इन छोटे छोटे स्टेप्स से काम नहीं चलेगा। Since the beginning of the conflict in the Middle East, prices in the EU have risen by around 70% for gas and by 60% for oil. In financial terms, 30 days of conflict have already added 14 billion euros to the Union's fossil fuels import bill. 14 billion euros. These numbers paint a very clear picture. As the crisis in the Middle East enters its 2nd month, it is clear that we are facing a very serious situation. While there are no immediate oil and gas supply shortage in the European Union, we see tightening in certain product markets, notably diesel and jet fuel, as well as increasing constraints in global gas markets and its spillover effect into electricity prices. यूरोपियन कमीशन के एनर्जी कमिश्नर डैन योगर्सन बता रहे थे कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपियन संघ के देशों में गैस के दाम 70% और तेल की कीमतें 60% तक बढ़ चुकी हैं, और इस वजह से यूरोपियन यूनियन के 27 देशों पर $16 बिलियन से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। डैन योगर्सन ने माना कि यूरोपीय देश बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। भले ही अभी पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की किल्लत ना हुई हो, लेकिन आने वाले समय में इनकी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में मदद करने से यूरोप के इनकार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा कि ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग कर सकते हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि यूरोप में तेल की जो क्राइसिस है उससे निपटने में वो कोई मदद नहीं करेंगे।
फ्रांस जैसे देश खुद जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से तेल ले आएं। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there, and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. तो ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप को दिक्कत है, फ्रांस को तेल चाहिए, तो वो जाकर खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाएं। ये उनका सरदर्द है। अपने फायदे के लिए उन्हें ही ये रिस्क लेना पड़ेगा। इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चीन जैसे देश तो वहां जाकर अपनी टैंकर भर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो अमेरिका को इससे कोई सरोकार नहीं। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोपीय देशों से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड और इटली ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि नाटो ने युद्ध के समय अमेरिका से पल्ला झाड़कर एहसान फरामोशी की है और इसीलिए नाटो में रहने का कोई फायदा नहीं है। वो ब्रिटेन को भी युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए फटकार लगा चुके हैं। हालांकि आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने कहा कि अमेरिका चाहे जितना भी प्रेशर डाले, ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। स्टारमर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए साथी देशों का एक सम्मेलन बुलाने का ऐलान भी किया। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East and a reopening of the Strait of Hormuz. So, in the coming weeks, we will announce a new summit with our EU partners. And I can tell you that at that summit, the UK will not just ratify existing commitments made at last year's summit, we want to be more ambitious. We will also convene our military planners to look at how we can marshal our capabilities and make the Strait accessible and safe after the fighting has stopped. NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen, and it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक लफ्जों में जवाब दे दिया कि चाहे जितना दबाव, ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन की सरकार सबसे पहले अपने नागरिकों के हितों पर ध्यान देगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की बात तो युद्ध खत्म होने के बाद ही होगी। स्टारमर ने माना कि अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर युद्ध में शामिल होने का भारी दबाव है, लेकिन ब्रिटेन और नाटो के बाकी यूरोपीय देश इस प्रेशर में नहीं आएंगे। ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के सामने दरअसल दोहरी चुनौती है। एक तरफ वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है, दूसरी तरफ दो युद्धों ने उनकी माली हालत को बिगाड़ कर रख दिया है। रूस से तेल और गैस लेना बंद करने के बाद यूरोपीय देश मिडल ईस्ट के ही भरोसे थे। वहां भी अमेरिका और इजराइल ने लड़ाई शुरू कर दी। इसलिए आमतौर पर हर कदम पर अमेरिका का साथ देने और इजराइल को सपोर्ट करने वाली यूरोपीय देशों को अब अपनी इकोनॉमी की फिक्र सता रही है। आज यूरोप के पावर हाउस कहे जाने वाले जर्मनी ने अपनी ग्रोथ फोरकास्ट को 1.3% से घटाकर आधा कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस की ग्रोथ रेट भी 1% से कम रहने वाली है। ग्रुप ऑफ 7 के एक और देश इटली की हालत तो इतनी खराब है कि उसकी ग्रोथ रेट 0.5% से भी कम रहने की भविष्यवाणी की गई है। जाहिर सी बात है, यूरोपीय देशों के सामने इस समय अपनी इकोनॉमी को बचाने का चैलेंज सबसे पहले है और इसीलिए ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद वो युद्ध में शामिल नहीं होने पर अड़े हुए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा। सरकार बार बार कह रही है कि भारत में फिलहाल एनर्जी क्राइसिस की आशंका नहीं है।
लेकिन युद्ध अब जिस तरह लंबा खिंचता जा रहा है, उसने सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। तेल का तो देश में पर्याप्त स्टॉक है, इंपोर्ट भी लगातार हो रहा है, लेकिन कच्चा तेल महंगा हो गया है। गैस को लेकर जरूर चिंता दिख रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से गैस के आयात पर असर पड़ा है। युद्ध के बाद की स्थितियों पर विचार के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। मीटिंग में इन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को तेल और गैस के स्टॉक को लेकर ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर चर्चा की। सरकार अपनी तरफ से हालात पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन युद्ध का असर दिखने लगा है। युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम भारत में भी बढ़े हैं, लेकिन कीमत में इस बढ़ोतरी से अभी लोग प्रभावित नहीं होंगे। कुछ चुनिंदा चीजों के दाम ही बढ़ाए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में करीब 195 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2078 रुपए में मिलेगा। इससे पहले 1 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी 1 महीने के अंदर अंदर कमर्शियल सिलेंडर 310 रुपए महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आज पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रीमियम पेट्रोल में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। दिल्ली में 1 लीटर प्रीमियम पेट्रोल अब 149 रुपए की बजाय 160 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं प्रीमियम डीजल यानी एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम में 1.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा हुआ एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर। आज सुबह जेट फ्यूल की कीमत बढ़ाकर करीब 2,07,000 रुपए प्रति किलो लीटर कर दी गई। यह करीब 90% से ज्यादा की बढ़ोतरी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद सरकार ने दखल दिया तो तेल कंपनियों ने यू टर्न ले लिया। दाम कम करके 1,04,000 रुपए प्रति किलो लीटर कर दिया, यानी करीब 8.5% की वृद्धि। लेकिन आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से हो रही है। उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और रेहड़ी ढाबों में खाना खाते हैं। रेहड़ी पटरी वालों ने चाय, समोसा, कचौड़ी जैसे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए। 100 रुपए का हम पहले खरीदा करते थे, अब आज से बता रहे हैं बढ़ गया है रेट। तो अब 2100 रुपए समथिंग का मिलेगा। अच्छा, तो ये कीमतों में कीमत भी बढ़ाएंगे अब आप लोग? जी बिल्कुल, बढ़ाना पड़ेगी। तो ये जो ये समोसा वगैरह था, ये इसके दाम क्या थे, या कचौड़ी के, और ये जो आपने रखा है ये बताएंगे कितने बढ़ा रहे हैं आप लोग? सर पर आइटम पे 5-5 रुपए बढ़ेगा। पहले 10 रुपए का दिया करते थे सादा, अब 5 रुपए और बढ़ेंगे तो 15 रुपए का हो जाएगा। और ये सारी सेम हर चीज में 5 जी रुपए बिल्कुल की बिल्कुल ये आपने कर दी है। चीजों के दाम बढ़ गए हैं यहाँ पे। गरीब की जेब की ऐसी तैसी हो रही है साहब, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा सब। जी हाँ। ये कितने की लेते थे, अब कितने की कर दी? 20 रुपए की लेते थे, 25 की कर दी। 5 रुपए बढ़ा दिए? जी हाँ, 2-3 रुपए बढ़ा है वैसे। अच्छा, वहाँ पे तो 5 रुपए बढ़ा दिए, तो 10 रुपए का समोसा 12 का तो 15 का कर दिया, आप क्या कर? अच्छा, आप 12 का 15 का कर दिए। हाँ, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। थोड़े तो बढ़ा है। आंखों में नाराजगी भी दिख रही है, क्योंकि नाराजगी तो है। क्या बोल रहे हैं सब? 5 अब वो क्या कर सकते हैं। अब जब अपने कोई सामान बढ़ के मिल रही है हर चीज, तो अपने को भी 1-2 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो जो 1900 का सिलेंडर था वो 195, चूंकि दाम बढ़ गए तो 2100 का हो गया है। अच्छा। वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, बड़ी दिक्कत से मिल पा रही है सिलेंडर। और ये कुछ दुकानें जो बंद थी, अब सिलेंडर के चक्कर में, ये मेरी दुकान है, आज सिलेंडर नहीं है, बंद है आज मेरी। अच्छा, आज बंद है। जैसा कि ये दुकानदार कह रहा था कि महंगे होने के बावजूद कमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। ऐसे में कई गरीब दुकानदार अपने घरेलू सिलेंडर से रोजगार चला रहे हैं। पटना में इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र जब आज कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर दुकानदारों का रिएक्शन ले रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि ज्यादातर रेहड़ी पटरी वाले डोमेस्टिक सिलेंडर से काम चला रहे हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि घर पर तो फिर भी लकड़ी और चूल्हे पर खाना बना लेंगे, लेकिन बाजार में बिना सिलेंडर के काम करना मुश्किल है और इसीलिए घरेलू सिलेंडरों के दुकान पर ये लेकर आ गए हैं। एक ही दिन में जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर, प्रीमियम पेट्रोल
और जेट फ्यूल के दाम बढ़े हैं, उससे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर प्रीमियम पेट्रोल को छोड़ भी दें तो कमर्शियल सिलेंडर और हवाई जहाज का तेल महंगा होने से आम लोगों पर इसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आजकल मिडिल क्लास भी हवाई सफर करने लगा है। सरकार तो कह रही है कि सरकार पूरी तरह तैयार है हालात से निपटने के लिए। एक्साइज में जो छूट दी वो जनता तक नहीं पहुंची। 3 रुपए का 31 से 3 रुपए किया, वो कौन ले गया बीच में? दोस्त मित्र। जो जिस तरीके से 9 रुपए 10 रुपए किया 31 32 33 से घटा, कौन ले गया? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आज बढ़ाया है, आपने कोई पहली बार नहीं बढ़ाया है, 5 बार 3 महीने में बढ़ा चुके हैं। 111 रुपया, 1 जनवरी को 50 रुपए, 1 फरवरी को 31 रुपए, 1 मार्च को 7 अप्रैल को 115 रुपए और अब 218 7 मार्च को बढ़ा ही चुके हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं ये लूट रहे हैं दोनों हाथों से जंग के नाम। सरकार की तरफ से जवाब देने कोई मंत्री तो सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की बढ़ोतरी को मामूली वृद्धि बताया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि आम लोगों के लिए तेल और गैस के दाम स्थिर रखे गए हैं। ऐसे में युद्ध की वजह से महंगे हुए तेल की कुछ ना कुछ कीमत तो वसूली ही जाएगी। अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई है और घरेलू सिलेंडर में या गैस में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल गैस है उसमें भी आंशिक ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से गैस के मूल्यों में और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, भारत में अभी उसका जो दुष्प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं कि सप्लाई व्यवस्था ना बाधित हो और जो मूल्य है वो एकदम से बढ़ने ना पाए। अभी सरकार ने छूट भी दी थी डीजल और पेट्रोल पे, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी है। मिडल ईस्ट के हालात की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत है। यूरोप में गैस के दाम 70% तक बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहां अभी नॉर्मल पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। जेट फ्यूल और कमर्शियल गैस की कीमतें हालांकि जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इससे अगर देखें तो आम लोगों पर सीधा असर नहीं होगा। उम्मीद बस यही है कि स्थिति लंबे वक्त तक नहीं रहेगी। अगर ईरान और अमेरिका की जंग लंबी खिंची तो असर हमारे देश पर होना भी लाजमी है। आपकी और हमारी जेब पर भी असर पड़ेगा। वैसे तेल और गैस की कीमत बढ़ने की चोट हमारे नोट पर ही नहीं बल्कि सियासी दलों के वोट पर भी पड़ सकती है। इस महीने 5 राज्यों में वोटिंग होनी है। शायद चुनाव की वजह से ही सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने और उसकी शॉर्टेज होने का असर चुनाव पर दिख सकता है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार में 6 ही दिन का वक्त बचा है और आज बीजेपी ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव प्रचार में उतार दिया। मोदी ने आज असम में 2 रैली की। मोदी की पहली रैली धेमाजी और दूसरी रैली बिश्वनाथ में थी। रैली करने से पहले पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में गए और यहां उन्होंने टी गार्डन में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। तो डांगर जब ऊपर होता है इससे। हाँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? 10 में गया है। तो 10 में गया। चाय बागान में महिलाओं से बात करने के बाद मोदी ने धेमाजी में रैली की। यहां वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठियों का। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में कांग्रेस शासन के दौरान जमकर घुसपैठ हुई। घुसपैठियों ने असम की डेमोग्राफी बदल दी, राज्य की संस्कृति पर भी प्रभाव डाला। लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार घुसपैठियों को वापस करने का काम कर रही है। मोदी ने कहा कि असम की जनता को फिर एक बार बीजेपी की ही सरकार बनानी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो घुसपैठियों को शरण देने के लिए नया कानून बना देगी। आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता
एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है। असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। उन्होंने भी आज असम में 2 रैली की। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी असम के लोगों से विकास के नाम पर नहीं बल्कि डर के नाम पर वोट मांगते हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर डायरेक्ट अटैक किया, उन्हें गुलामी करने वाला नेता बताया। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे अब डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा। आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं। चुनाव के ऐलान से पहले तक असम में कांग्रेस ने अच्छा माहौल बनाया था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस की दूसरी मुश्किल यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार हिंदुओं को सपोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुस्लिम वोट की फिक्र है। इसलिए कांग्रेस के नेता ना तो घुसपैठियों के खिलाफ क्लियर स्टैंड ले रहे हैं, ना हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान दे रहे हैं। इससे कांग्रेस का खुद का काडर ही कंफ्यूज हो जा रहा है। असम में वोटिंग 9 अप्रैल को है। कैंपेन के लिए मुश्किल से 7 दिन बचे हैं, लेकिन प्रियंका की
आज पहली रैली हुई और राहुल गांधी तो अब तक असम में प्रचार करने गए ही नहीं। अब बात बंगाल की कर लेते हैं। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट को 60 लाख आपत्तियों पर डिटेल से जानकारी दी गई। कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि हर दिन 1,75,000 से 2 लाख के बीच आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक हो चुका है। बाकी बची 13 लाख आपत्तियों पर फैसला 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्य और विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस पर खुशी जताई। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील कल्याण बनर्जी ने लार्ज स्केल पर फॉर्म 6 जमा होने का मुद्दा भी उठाया। बनर्जी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान नए वोटर्स ऐड करने के लिए हजारों फॉर्म 6 जमा हो रहे हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संदेह पैदा करने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। चुनाव आयोग के वकील ने भी इस पर दलील पेश की। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक नामांकन के आखिरी दिन तक नाम जोड़े जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस चुनाव में वोट नहीं दे पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमेशा के लिए वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। उसे बाद में वोटर लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में स्थिति क्लियर कर दी, लेकिन टीएमसी फिर भी मानने को तैयार नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज फिर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिन लोगों के नाम विचाराधीन हैं वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, फॉर्म 6 भरकर नाम नहीं जुड़वा सकते। तो इतने सारे वोटर्स आखिर कहां से आ रहे हैं? महुआ ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के पैटर्न पर बाहरी वोटर जोड़कर चुनाव जीतने की साजिश रची जा रही है। वो पेटी पेटी फॉर्म उनके ऑफिस में भेजा हुआ है और हम जब जाके देखे, हाउ कैन यू इवन एक्सेप्ट इट, ही हैज नो आंसर। एंड ये पहले हमने फॉर्म 7 भी देखा था, ऐसे इलीगली एक्सेप्ट करके वो ईआरओ का लॉगिन करके वो बैक एंड से ये सब नाम घुसा दिए थे। आप लोग देखे थे महाराष्ट्र में 5 महीना में 40 लाख नया वोटर लगा दिए थे। ऐसे वोट चोरी करते, तो बंगाल में भी ये सब जो नया फॉर्म 6 लाया वो कोई बंगाल का वोटर का नहीं है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है। इनको लेके जो सीट्स में हमारा 5,000 मार्जिन है, 6,000 मार्जिन है, ये सीट्स में ये येस्टरडे संदेश खाली, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर में ये कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म 6 पर बंगाल में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर हंगामा मारपीट हुई और आज भी टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जमे रहे, नारे लगाते रहे। बवाल की आशंका को देखते हुए ऑफिस के बाहर फोर्स तैनात करनी पड़ी। बैंकशाल स्ट्रीट को बंद भी करना पड़ा, 2 लेयर की बैरिकेडिंग करनी पड़ी, लेकिन तृणमूल कार्यकर्ता डटे रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस से कुछ दूरी पर अस्थायी मंच बना लिया। इन लोगों ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्क में फॉर्म 6 भरना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। एक व्यक्ति 10,000 20,000 फॉर्म जमा नहीं कर सकता इंडिविजुअल। ये गैर गणतांत्रिक है, अगणतांत्रिक है। जमा दिया गया, लाखों फॉर्म इस तरह से जमा हो रहा है। वो बिहार के वोटर है, वो झारखंड के वोटर है, जिनको शामिल किया जाएगा और वो बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से आके सुबह सुबह वोट देंगे। 5 स्टार होटल में उनको ठहराया जाएगा, उनको वोटर में शामिल किया जाएगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। ऐसे कलकत्ता में धरा हुआ है, न जाने पूरे 23 जिला में। इस तरह से अगर 40 लाख लोगों का नाम, 60 लाख लोगों का नाम बात दिया गया और 60 लाख लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और वो आएंगे सुबह वोट देके चले जाएंगे। ये बंद दरवाजे से जो खेल खेल रहे हैं अमित शाह, इसके खिलाफ है हम इसके खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आज इस मोर्चे में सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट यानी SUCI भी शामिल हो गई। जयनगर सीट से पूर्व सांसद तरुण मंडल समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे, क्योंकि तरुण मंडल का नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया है। तरुण मंडल दक्षिण हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। उनकी पत्नी महुआ मंडल का नाम भी विचाराधीन था। दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार को जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट में
महुआ मंडल को वैलिड वोटर मान लिया गया है, जबकि पूर्व सांसद तरुण मंडल का नाम हटा दिया गया है। 27 तारीख मार्च महीने में जो लिस्ट निकाला इधर, उसका जो डिलीशन तालिका है उससे मेरा नाम है। मेरा वाइफ का नाम भी एडजुडिकेशन तालिका में थे, लेकिन उनका नाम रखा है वैलिड वोटर लिस्ट में, मेरा नाम हटा दिया है। मैं 15 लोकसभा में 2009 से 14 तक मैं संसद में मैंने रिप्रेजेंट किया है। बंगाल के सियासी दंगल में आज असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी ने आज हुमायूं कबीर के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में रैली की। ओवैसी भी एसआईआर के इश्यू पर बोले। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो पहले से सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। इसके बाद ओवैसी ने दीदी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी ने मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा किया, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। इस बार मुसलमानों का अपना नेता होगा। टीएमसी बीजेपी से डरने वाले हम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। मस्जिद भी बनाए हैं, घर भी बनाएंगे, दिलों को मिलाएंगे और नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। दबाओ, सीटी दबा के बताओ इन लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी। तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारे शऊर की आवाज होगी। तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में इनकलाब आएगा। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हाकिम ने जवाब दिया। फिरहाद हाकिम ने ओवैसी की तुलना मीर जाफर से कर दी और कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट काटने के लिए यहां आए। जैसा एक समय जब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे तब तो मीर जाफर था, तो आज भी तो मीर जाफर है। कौन है मीर जाफर? जो वोट काटना चाहता है, जो बंगाल को वीक करना चाहता है, जो बीजेपी को लाना चाहता है, मैथमेटिकली आप समझ लीजिए कौन है। आपको ओवैसी की तरफ है क्या? तो हर पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है। जो बिहार में वोट काट के कौन लाता है, यूपी में कौन लाता है, पूरा इंडिया जानता है। वो बीजेपी वोट मुसलमान वोट काट के बीजेपी को जिताना चाहता है। वो बीजेपी का बी टीम है और जो बीजेपी माल देता है बोल के ये सब जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ये सब चलता है। बंगाल का इलेक्शन बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों के लिए अब नाक का सवाल है। बीजेपी पिछले 10 साल से बंगाल में जबरदस्त मेहनत कर रही है, हर तरह का दांव आजमा रही है, लेकिन ममता बनर्जी दोनों बार बीजेपी पर भारी पड़ी है। बीजेपी को लगता है कि ममता की सरकार को बंगाल में 15 साल हो गए। शहरी इलाकों में ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ग्रामीण इलाकों का हिंदू वोट बीजेपी को मिल सकता है। फर्जी वोटर के नाम भी बड़ी तादाद में काटे गए हैं। इसका फायदा भी मिल सकता है, इसलिए इस बार मौका अच्छा है। अगर बीजेपी बंगाल में कामयाब होती है तो यह एंटी मोदी मोर्चे के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन ममता बनर्जी भी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, फाइटर हैं। उनका बंगाल में जबरदस्त सपोर्ट बेस है, इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं है। अगर ममता लगातार चौथी बार जीती तो यह साबित हो जाएगा कि मोदी का मुकाबला ममता ही कर सकती हैं। इसके बाद ममता
इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने का दावा करेंगी। इसलिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। यूपी के कानपुर से आज हैरान करने वाली खबर सामने आई। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे किडनी रैकेट का खुलासा किया जो लोगों से लाखों रुपए वसूल कर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। इस रैकेट में कई डॉक्टर्स, कई दलाल, कई हॉस्पिटल्स के मालिक शामिल हैं। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इस गैंग के लोग पिछले 2 साल में अवैध तरीके से 50 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। पूरे नेटवर्क के तार मेरठ, लखनऊ और दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से जुड़े हैं। पुलिस इस गिरोह के पीछे पिछले 1 साल से लगी थी। पुलिस को किडनी ट्रांसप्लांट की सॉलिड टिप मिली। इसके बाद 3 हॉस्पिटल्स पर छापा मारा गया और पूरे काले धंधे का खुलासा किया गया। कानपुर के इस किडनी सिंडिकेट में आहूजा, प्रिया और मिडलाइफ नाम के 3 अस्पताल इन्वॉल्व थे। पुलिस ने इन अस्पतालों से जुड़े डॉक्टर सुरजीत आहूजा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति आहूजा, एम्बुलेंस चालक शिवम अग्रवाल उर्फ काना, प्रिया हॉस्पिटल के मालिक नरेंद्र सिंह, मेड लाइफ हॉस्पिटल के संचालक रामप्रकाश कुशवाहा और आरोही हॉस्पिटल के संचालक राजेश कुमार को अरेस्ट किया है। यह गिरोह ऐसे मरीज तलाश किया करता था जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसके बाद टेलीग्राम के जरिए ऐसे लोगों को तलाशता जिन्हें पैसों की जरूरत है। डोनर मिलने के बाद ये मरीज से 70-80 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट की डील करते थे। डोनर को महज 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आहूजा हॉस्पिटल में सर्जन्स की विशेष टीम बुलाई जाती थी। जिस दिन सर्जरी तय होती उस दिन अस्पताल के स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती थी। बाहर से आया स्टाफ पूरा अस्पताल संभालता था और जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट का काम कंप्लीट होता, ये लोग मरीज और डोनर दोनों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर देते। इस बार इस गिरोह ने पारुल तोमर नाम की मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की बुलाया। समस्तीपुर के MBA स्टूडेंट को 9 लाख रुपए का लालच देकर डोनर बनाया। बाहर से टीम बुलाकर आहूजा अस्पताल में सर्जरी की गई। मरीज और डोनर को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन पुलिस जांच में सारी पोल खुल गई। जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। अभी तक जो शिवम ने बताया है उसने 7-8 केसेस बताए हैं जो आहूजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। हमारे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है वो मेरठ के हैं, जो अफजाल के साथ के हैं, और डॉक्टर रोहित की टीम है जिसमें एनेस्थीसियन, जिसमें सर्जन और उनके स्टाफ, वो लोग अभी हमारे पकड़ से बाहर हैं, उनसे पूछताछ होनी है। और वो जो खुद भी अपना मेडिसिन भी लेकर के आते हैं, सारा सिस्टम अपना लेके आते हैं, जो उन्हें सारी रिकवरी हमारे पास है। कानपुर में जिस युवक ने किडनी डोनेट की है उसने खुद बताया है कि मेरठ के डॉक्टर अफजाल के जरिए वो शिवम अग्रवाल के कांटेक्ट में आया। शिवम ने खुद को डॉक्टर बताया था। इस युवक से 9 लाख रुपए में डील हुई, लेकिन उसे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए। इसे लेकर विवाद हुआ और इसकी भनक पुलिस को लग गई। अभी दिए नहीं है। कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था। कितना? 4 लाख? 4 लाख। अच्छा, और ये जिनको आप दे रहे हैं उनको जानते थे आप? हाँ जानता हूँ, दूर से हैं। हाँ दूर से? अच्छा, किसी ने मिलवाया था आपको कि? हाँ। किसने मिलवाया? वही का मेरठ के ही डॉक्टर से जा रहा था। मेरठ के ही डॉक्टर ने मिलवाया था। क्या नाम है डॉक्टर का? शिवम। डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम आगे क्या? इतना ही पता है, अग्रवाल शायद नाम है।
पैसे के लालच में मानव अंगों का व्यापार महापाप है और अगर डॉक्टर्स ही इस पाप में शामिल हों तो ये और ज्यादा शर्मनाक है। इसलिए यूपी पुलिस को इस रैकेट की तह तक जाना चाहिए। इसके एक एक मेंबर को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। पंजाब में बीजेपी ऑफिस के बाहर आज जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद बीजेपी ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। ये ब्लास्ट शाम करीब 5 बजे हुआ। सेक्टर 37 में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर किसी ने बम फेंका। ये बम एक 2 व्हीलर के पास जाकर फटा। चारों ओर छर्रे फैल गए। दीवार पर भी छर्रों के निशान आ गए। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक शख्स अटैक के बाद भागता दिख रहा है। ब्लास्ट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एनआईए की टीम भी पहुंची, मामले की जांच शुरू की। इस हमले के बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या हमलावर के निशाने पर बीजेपी ऑफिस था या फिर कुछ और। लेकिन एक हाई सिक्योरिटी हमले में इस तरह का धमाका होना सुरक्षा में एक गंभीर चूक तो है। ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर सच को सामने लाना होगा।